हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज जो है आर्यन पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 3 यूनिट 1। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम करेंगे भारत की प्रमुख प्रशासनिक एजेंसियां। भारत की प्रमुख प्रशासनिक एजेंसियां इस प्रकार हैं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी मसूरी यह हमारे देश का प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना उत्तराखंड के पर्वतीय स्थल मसूरी में 1959 में हुई थी। 1972 में इसका नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी कर दिया गया। वर्तमान में यह कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत है और निम्नलिखित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। कौन कौन से पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है? अखिल भारतीय सेवाओं तथा ग्रुप ए केंद्रीय सेवाओं, केंद्रीय सचिवालय सेवा के अतिरिक्त के तमाम प्रोबेशनरों को 4 महीने का मिश्रित आधारभूत पाठ्यक्रम। आईएएस प्रोबेशनरों को व्यावसायिक प्रशिक्षण 2 चरणों में। अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं ग्रुप ए के सभी अधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना, जो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? 11 से 16 वर्ष के सेवाकाल वाले अधिकारियों के लिए 4 सप्ताह का प्रबंधन विकास कार्यक्रम उपलब्ध कराना। 6 से 10 वर्ष के सेवाकाल वाले अधिकारियों के लिए 6 सप्ताह की अवधि का कार्यकारी विकास कार्यक्रम। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 1 सप्ताह से 1 माह की अवधि तक के संक्षिप्त पाठ्यक्रम संपन्न कराना। राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना वर्ष 1948 में राजस्थान, माउंट आबू राजस्थान में हुई थी। आपातकाल 1975-77 के दौरान इसको हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया और कोहली कमेटी वर्ष 1966 की सिफारिश पर इसका नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कर दिया गया। यह निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराता है। कौन कौन से? आईपीएस प्रोबेशनरों के लिए व्यावसायिक आधारभूत प्रशिक्षण, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के लिए रिफ्रेशर पाठ्यक्रम। यह एकेडमी गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है। राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को आईपीएस में प्रोन्नत होने के बाद परिचयात्मक प्रशिक्षण, अर्धसैनिक बलों एवं राज्य पुलिस के प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मार्ग निर्देशकों को प्रशिक्षित करना। राष्ट्रीय वन एकेडमी देहरादून, कहाँ पे? ये देहरादून में। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज की स्थापना देहरादून में वर्ष 1938 में की गई थी और वर्ष 1987 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी कर दिया गया। यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। यह निम्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध कराती है। कौन कौन से कराती है? वन सेवा के प्रोबेशनरों के लिए व्यावसायिक संस्थानात्मक प्रशिक्षण। सेकंड है वरिष्ठ वन सेवा अधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। थर्ड है आईएफएस के प्रोन्नत होने वाले राज्य वन सेवा अधिकारियों के लिए प्रवेश प्रशिक्षण। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान दिल्ली, इसकी स्थापना दिल्ली में 1954 में पॉल एच एपलबी 1953 की रिपोर्ट की सिफारिश पर की गई थी। ये अर्ध सरकारी संस्था निम्नलिखित कार्य करती है। कौन कौन से कार्य करती है? फर्स्ट है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों के लिए रिफ्रेशर कोर्स आयोजित करना। सेकंड है प्रशासनिक अनुसंधान करना। थर्ड है इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन करना। फोर्थ है यह वर्ष 1975 में वरिष्ठ लोक सेवकों के लिए लोक प्रशासन में 9 महीने का उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम आयोजित करना। फिफ्थ है लोक प्रशासन के विश्वविद्यालय स्तर के अध्यापकों के लिए आपातकालीन पाठ्यक्रम आयोजित करना। विदेश सेवा संस्थान दिल्ली, वर्ष 1986 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल नई दिल्ली में स्थान पर विदेश सेवा संस्थान की स्थापना हुई। ये निम्नलिखित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। फर्स्ट है आईएफएस प्रोबेशनरों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण। सेकंड है वरिष्ठ आईएफएस
अधिकारियों के लिए प्रोबेशनर पाठ्यक्रम। थर्ड है राजदूतावास प्रमुखों के लिए अनुकूलन कार्यक्रम। फोर्थ है विदेशी कूटनीतिज्ञों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम। और सिक्स्थ है विदेशी मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए आपातकालीन कार्यक्रम। अन्य प्रशिक्षण एजेंसियां कौन कौन सी है? भारतीय राजस्व सेवा प्रशिक्षण संस्थान नागपुर, अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान मुंबई, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद, रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान माउंट आबू, जल सर्वेक्षण विद्यालय गोवा। भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन। भारत में लोक सेवकों के प्रशिक्षण हेतु एक व्यवस्थित व व्यापक प्रावधान है जिसमें कर्मचारियों को हर स्तर पर विभिन्न प्रकार के सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता है। लेकिन प्रशिक्षण हेतु इतनी विस्तृत व्यवस्था के बावजूद संगठन में प्रशिक्षण की प्रक्रिया से जुड़ी नीतियां, प्रक्रियाओं और अभ्यासों की कमजोरियों के कारण प्रशिक्षण के प्रयास असफल हो जाते हैं। प्रशिक्षण के असफलता किस प्रकार होती है? प्रशिक्षण नीतियों का आवंटन, वित्तीय आवंटन में कमी आना, कार्मिकों के रुचि का अभाव होना, अनुभवी प्रशिक्षणों की कमी होना, संस्थागत व संगठनात्मक में कमी आना और उद्देश्यों का स्पष्ट न होना, ये सारे कारण हैं प्रशिक्षण की असफलता होने का। प्रशिक्षण कार्यक्रम के असफल होने के कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। उच्च प्रबंधन मानव संसाधन विकास को सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षण पर कम विश्वास करता है। सेकंड है प्रशिक्षण के उद्देश्यों को पूर्णतः स्पष्ट न होना। थर्ड है प्रशिक्षण की नीतियों में स्पष्टता तथा व्यापकता का अभाव। फोर्थ है संगठनात्मक व्यवस्था, बजटीय आवंटन, स्टाफ रिसोर्स, अनुदान इत्यादि अपर्याप्त होना। फिफ्थ है प्रशिक्षुओं व अन्य स्टाफ कर्मियों के मध्य सामंजस्य का अभाव। सिक्स्थ है प्रशिक्षु के विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त मूल्यांकन का अभाव। सेवंथ है प्रशिक्षु कार्यक्रमों के परिणामों को नियोजित न किया जाना। सिक्स्थ है प्रशिक्षुओं से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे आवश्यकता की पहचान, प्रशिक्षुओं का चयन, प्रशिक्षुओं द्वारा कार्य करवाने इत्यादि को प्रभावी बनाने के प्रयास को गंभीरता से न लिया जाना। उपयुक्त वर्णित कमियों के कारण, जो उपयुक्त वर्णन किया गया है कमियों के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिक प्रभावशाली भूमिका नहीं निभा पाते, अतः प्रशिक्षण की सफलता हेतु उपरोक्त कमियों को दूर करने के अलावा एक व्यवस्था मॉडल पर आधारित प्रशिक्षण व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें प्रशिक्षण को एक पृथक प्रक्रिया के रूप में न देखकर कार्मिक प्रशासन के अन्य पहलुओं से जोड़कर समस्त रूप में देखा जाना चाहिए। पदोन्नति, प्रमोशन पदोन्नति भर्ती का ही एक रूप है। भर्ती में प्रतियोगिता द्वारा प्रत्याशियों का चयन किया जाता है, जबकि प्रोन्नति में चयन की प्रक्रिया संगठन में पहले से कार्यरत कर्मचारियों में से ही होता है। अर्थात प्रोन्नति से तात्पर्य है कि एक निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी के पद पर नियुक्त होना और उसके साथ साथ कर्तव्य व उत्तरदायित्वों में भी परिवर्तन होना। अतः कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों में परिवर्तन होना प्रोन्नति प्रक्रिया का एक अनिवार्य लक्षण है। प्रोन्नति की परिभाषा एल.डी. वाइट के अनुसार प्रोन्नति का अर्थ है एक पद से दूसरे ऐसे पद पर नियुक्त जो उच्चतर श्रेणी का है तथा जिसमें कठिनतर प्रकृति एवं अधिक बड़े उत्तरदायित्व का कार्य करना पड़ता है। इसमें पद का नाम बदल जाता है और वेतन में वृद्धि हो जाती है। सेकंड है विलियम जी टॉर्पी के अनुसार पदोन्नति पदाधिकारियों के एक पद से ऐसे दूसरे पद पर पहुंचने की ओर संकेत करती है जो उच्चतर श्रेणी या उच्चतर न्यूनतम वेतन वाला होता है। पदोन्नति का अभिप्राय है कि कर्मचारियों के कर्तव्य और उत्तरदायित्वों में वृद्धि कर देना। फिफ्टनर के अनुसार प्रोन्नति निम्न पद से उच्च की ओर प्रगति है जिसमें कर्तव्यों में भी परिवर्तन आ जाता है। प्रोन्नति के सिद्धांत, पदोन्नति में लोक सेवकों के चयन का आधार क्या हो, यह एक गंभीर समस्या है। कौन इसका योग्यतम पात्र है, कौन नहीं, किस पदोन्नति दी जाए किसे नहीं, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिद्धांत
प्रोन्नति के दो सिद्धांत हैं। फर्स्ट है वरिष्ठता का सिद्धांत, सेकंड है योग्यता का सिद्धांत। वरिष्ठता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार प्रोन्नति केवल वरिष्ठता के आधार पर होनी चाहिए, अर्थात उन्हें लोक सेवकों को प्रोन्नति का लाभ मिलना चाहिए जो बहुत अधिक अवधि से संगठन की सेवा में कार्यरत हो। प्रोन्नति का यह सबसे पुराना और सरल तरीका है। जो कर्मचारी सेवा में पहले प्रविष्ट हो उनकी प्रोन्नति पहले और बाद में भर्ती होने वाले की प्रोन्नति बाद में की जानी चाहिए। सेकंड है योग्यता के आधार पर। प्रोन्नति के संबंध में दूसरा सिद्धांत योग्यता का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रोन्नति वरिष्ठता की नहीं बल्कि योग्यता व्यक्ति की को दी जानी चाहिए। प्रमोशन कैसा होना चाहिए? प्रमोशन पहला जो है आपका जो ज़्यादा लंबे समय से उस संस्था में काम कर रहा है उसको प्रोन्नति मिलती है, प्रमोशन मिलता है। और सेकंड जो है योग्यता के आधार पर जो व्यक्ति योग्य है उसी को ही प्रमोशन दिया जाता है। अर्थात प्रोन्नति के निर्धारण में लोक सेवकों की योग्यता, सक्षमता, दक्षता और कार्यकुशलता को ही महत्व देना चाहिए। यदि योग्यतम व्यक्ति को प्रोन्नति का आधार नहीं बनाया गया तो न केवल लोक सेवकों के प्रति प्रगति का मार्ग अवरुद्ध होगा बल्कि प्रशासन में भी अक्षमता तथा अकार्यकुशलता का समावेश हो जाएगा। लोक सेवकों की योग्यता आंकने की विधि। सामान्यतः लोक सेवकों की योग्यता आंकने की निम्न 3 विधियां प्रचलित है। फर्स्ट है प्रतियोगी परीक्षाएं। योग्यता निर्धारित करने के लिए प्रत्याशी की परीक्षा ली जाती है। ये परीक्षा निम्नलिखित हो सकती है या मौखिक। प्रतियोगी परीक्षाएं 3 प्रकार की होती हैं: खुली प्रतियोगी परीक्षा, सीमित प्रतियोगी परीक्षा और उत्तीर्ण परीक्षा। सेकंड है सेवा अभिलेख। इस पद्धति के अनुसार प्रोन्नति केवल उन्हीं कर्मचारियों को दी जाती है जिन्होंने अपने सेवा काल में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह पूरी ईमानदारी से किया हो और उनके द्वारा किया गया कार्य संतोषप्रद हो। प्रत्येक लोक सेवकों की एक सेवा अभिलेख पुस्तक बना दी जाती है। इसी के आधार पर प्रोन्नति दी जाती है। थर्ड है विभागाध्यक्ष का व्यक्तिगत निर्णय। प्रोन्नति का एक महत्वपूर्ण तरीका विभागाध्यक्ष का व्यक्तिगत निर्णय। विभागाध्यक्ष को अपने विभाग के सभी कर्मचारियों की पूरी जानकारी रहती है कि कौन कर्मचारी योग्य, कौन कर्मचारी कार्यकुशल तथा ईमानदार है। इस प्रकार विभागाध्यक्ष द्वारा प्रोन्नति का निर्णय हमेशा सही होता है। भारत में प्रोन्नति के सिद्धांत क्या है? भारत में प्रोन्नति के संबंध में मुख्यतः 3 सिद्धांत पर अमल किया जाता है। पहला है वरिष्ठता का सिद्धांत, सेकंड है योग्यता का सिद्धांत, थर्ड है वरिष्ठता एवं योग्यता का सिद्धांत। प्रोन्नति के लिए भारत में वरिष्ठता सिद्धांत व योग्यता सिद्धांत दोनों को काम में लिया जाता है और कहीं पर वरिष्ठता सिद्धांत को प्राथमिकता दी जाती है और कहीं पर योग्यता सिद्धांत को। साधारणतः वरिष्ठता को ही ध्यान में रखा जाता है। यदि वरिष्ठ कर्मचारी अयोग्य हो तब ही वरिष्ठता की अवहेलना की जाती है। प्रोन्नति के संबंध में वेतन आयोग की सिफारिशें। वेतन आयोग द्वारा प्रोन्नति के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं। फर्स्ट है उच्च पदों पर पदोन्नति करते समय योग्यता को मापदंड बनाना चाहिए और निम्न स्तर के पदों पर वरिष्ठता या उपयुक्तता को अपनाना चाहिए। सेकंड है प्रोन्नति के लिए योग्यता परीक्षाएं केवल उन्हीं पदों के संबंध में की जानी चाहिए जिनके लिए वरिष्ठ ज्ञान की आवश्यकता हो। थर्ड है ग श्रेणी तथा राजपवित्र ख श्रेणी कर्मचारियों की प्रोन्नति करते समय सीमित प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। फोर्थ है गोपनीय प्रतिवेदन का उच्च स्तर पर सूक्ष्म परीक्षण करके ये पता लगाया जाना चाहिए कि क्या इसे वांछनीय अनुदेशीय के आधार पर ही तैयार किया गया है। छठा केंद्रीय वेतन आयोग एवं एशियाड कैरियर प्रोग्रेशन। छठे वेतन आयोग ने अपने प्रतिवेदन 2008 में एशियोर्ड कैरियर प्रोग्रेशन की सिफारिश की है जिसके अंतर्गत सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अब पूरे सेवा काल में 3 प्रोन्नति आवश्यक रूप से मिलनी चाहिए। केंद्रीय सरकार ने सचिवालय कर्मियों को 10, 20 और 30 वर्ष की सेवा पर
तथा रक्षा कर्मियों को 8, 16, 24 वर्ष की सेवा पर प्रोन्नति सेवा देना स्वीकार किया है। वेतन तथा सेवा शर्तें। वेतन तथा सेवा शर्त का विवरण। वेतनमान। लोक सेवकों की एक महत्वपूर्ण समस्या वेतन की है। आजकल लोक सेवा एक जीवन व्यवसाय बन गई है। लोक सेवक वेतन से अपने परिवार एवं अन्य दायित्वों की पूर्ति करते हैं। लोक सेवक का वेतन उसके पद की प्रतिष्ठा का एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है। वास्तव में कर्मचारी के लिए वेतनमान ही प्रेरक शक्ति है। जितना वेतन उसको मिलता है वे उतनी ही लगन से कार्य करने को संपन्न करते हैं। वेतन पर ही उनका जीवन स्तर तथा सामाजिक प्रतिष्ठा निर्भर करती है। वेतनमान के मापदंड। लोक सेवकों के वेतन के लिए मापदंड निर्धारित किए गए हैं, लेकिन जो मापदंड उनमें से कुछ तो एक दूसरे के पूरक है और कुछ एक दूसरे के विरोधी है। अतः वेतनमान तय करते समय अन्य सिद्धांतों को अपनाया गया है जो निम्न है। फर्स्ट है समान कार्य के लिए समान वेतन। लोक सेवकों के वेतन मान तय करने का यह सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वेतन की दर किसी व्यक्ति के प्रति पक्षपात पर आधारित नहीं होनी चाहिए। सेकंड है बाहरी रोजगार में अनुरूपता। सरकारी कर्मचारी को वेतन उस दर से मिलना चाहिए जो उसकी परिस्थिति में बाहरी रोजगार से मेल खाता हो, अन्यथा समाज की प्रतिभा निजी क्षेत्र में चली जाएगी। थर्ड है निर्वाह व्यय। सरकार कर्मचारियों के वेतन पर्याप्त और औचित्यपूर्ण होने चाहिए। कर्मचारियों के वेतनमान तय करते समय ऐसी क्षेत्रीय विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। निर्वाह व्यय में परिवर्तनों के साथ वेतनमानों को बदलना और समायोजित करना चाहिए। सेकंड है देश की आर्थिक स्थिति। सरकारी कर्मचारियों की वेतन योजना देश की प्रति व्यक्ति आय से जुड़ी होनी चाहिए। सरकार की वित्तीय स्थिति देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। राज्य एक आदर्श नियोक्ता। सरकारी कर्मचारियों के वेतन निर्धारित करते समय राज्य को एक आदर्श नियोक्ता की तरह व्यवहार करना चाहिए। ब्रिटिश लोक सेवा पर टर्मलिन रॉयल कमीशन 1929 से 31 ने आदर्श नियोक्ता शब्द की 3 भिन्न भिन्न व्याख्या की है। फर्स्ट है आदर्श नियोक्ता वह है जो वेतन तथा अन्य सेवा शर्तों के मामले में समाज के दूसरे नियोक्ताओं से आगे है। सेकंड है समाज में राज्य को अग्रिम श्रेणी के नियोक्ताओं में से एक होना चाहिए। इसके लिए उसका सबसे आगे चलना जरूरी नहीं है। यह कर्मचारियों के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व पर ही बल देता है, इसके परे और किसी पर नहीं है। प्रभावशीलता बनाए रखना। सरकार को वेतनमानों का निर्धारण इस तरह करना चाहिए कि अपेक्षित योग्यताओं और क्षमताओं वाले कर्मचारी उसकी ओर आकर्षित हो और सरकारी सेवा में बने रहें। सेवा शर्तें। किसी सरकारी कर्मचारी को सेवा शर्तों में वेतन भत्ते, समय समय पर वेतन बढ़ोतरी, अवकाश, पदोन्नति या सेवा काल के दौरान स्थानांतरण, निष्कासन के अतिरिक्त काम के घंटे निश्चित होते हैं। पेंशन, भविष्य निधि, उपादान और जैसे सेवानिवृत्ति लाभ भी लोक सेवकों की सेवा शर्तों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। भत्ते। लोक सेवक वेतन के अतिरिक्त अन्य प्रकार के भत्तों के हकदार भी होते हैं जो निम्न प्रकार है। मकान के किराया भत्ता यानी RHRA। सेकंड है यात्रा भत्ता TA। थर्ड है दैनिक भत्ता DA। फोर्थ है वाहन भत्ता CA। फिफ्थ है चिकित्सा भत्ता। सिक्स्थ है प्रतिपूरक भत्ता। सेवंथ है महंगाई भत्ता यानी DA।
8 है नगर प्रतिपूर्ति भत्ता। 9th है अवकाश यात्रा भत्ता LTA। 10th है बाल शिक्षा भत्ता सहायता और 11th है वर्दी भत्ता। अवकाश लाभ। सरकारी कर्मचारी को अनेक प्रकार के अवकाश व लाभ भी प्राप्त होते हैं। फर्स्ट है आकस्मिक छुट्टियां। मूलतः ये प्रत्याशित जरूरतों को पूरा करने के लिए थोड़े समय के लिए दी जाती है। आकस्मिक छुट्टी पर गैर कर्मचारी को ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं माना जाता, उसका वेतन रोका नहीं जाता। 5वें वेतन आयोग ने एक कैलेंडर वर्ष में 8 दिनों की आकस्मिक छुट्टी की सिफारिश की है। सेकंड है अर्जित छुट्टी। यह कर्मचारी को कुछ समय के लिए विश्राम करने के उद्देश्य से दी जाती है। कर्मचारी की छुट्टी खाते में अर्जित छुट्टी को पहले से जमा किया जाता है, जो प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की पहली जनवरी से पहली जुलाई तक 15 से 15 दिन की 2 किस्तों में दी जाती है। सेवानिवृत्ति के लिए तैयारी की छुट्टी के पहले से अर्जित छुट्टी 100 दिन के लिए अन्यथा एक बार में 120 दिनों के लिए ली जा सकती है। यह 300 दिन तक अर्जित होती है, जिसका रिटायरमेंट तक भुगतान हो जाता है। अर्ध वेतन छुट्टी। यह छुट्टी उस समय भी विकल्प के रूप में दी जाती है जब अर्जित छुट्टी जमा होती है। यह या तो मेडिकल प्रमाण पत्र पर दी जाती है अथवा निजी मामलों पर। हालांकि इन दोनों के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। अध्ययन छुट्टी। यह उस कर्मचारी को स्वीकृति की जाती है जो उच्चतर सेवा का कोई विशेष कोर्स कर रहा हो या ऐसा विशेषज्ञ व्यावसायिक अथवा तकनीकी प्रशिक्षण ले रहा हो जिसका उसके कार्यभार में से प्रत्यक्ष एवं निकट का रिश्ता हो। 5वें वेतन आयोग ने सिफारिश की है कि अध्ययन छुट्टी एक बार में अधिक से अधिक 24 महीने की होनी चाहिए और सेवा के दौरान अधिकतम 36 महीनों की होनी चाहिए। प्रसूति छुट्टी। यह उन विवाहित महिलाओं कर्मचारियों को दी जाती है जिनके 2 से कम जीवित बच्चे हों। इसमें पूरा वेतन दिया जाता है और इसे हर प्रकार की छुट्टी से जोड़ा जा सकता है। सभी वेतन वृद्धियों तथा पेंशन के लिए इसे सेवा में गिना जाता है। 5वें वेतन आयोग ने सिफारिश की कि सेवा में गर्भावस्था के दौरान प्रसूति छुट्टी कुल मिलाकर 135 दिनों के लिए 2 बार में दी जानी चाहिए। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 में महिला कर्मचारी का अवकाश 26 सप्ताह 182 दिन कर दिया गया। सेवानिवृत्ति लाभ। सेवानिवृत्ति के लाभ के लिए धन एकत्रित करने के 3 उपाय हैं। अंशदायी पद्धति में कर्मचारी का योगदान पूरा होता है वेतन कटौती के द्वारा। सेकंड है आंशिक अंशदान पद्धति में सेवानिवृत्ति लाभ की लागत में कर्मचारी और सरकार दोनों भागीदार होते हैं। थर्ड है गैर अंशदायी पद्धति में सेवानिवृत्ति लाभों की लागत केवल सरकार उठाती है। भारत में सेवानिवृत्ति के लाभ के निम्नलिखित रूप प्रचलन में हैं। कौन कौन से रूप है? पहला है पेंशन। पेंशन निम्न प्रकार की होती है। सेवानिवृत्ति पेंशन यह उस सरकारी कर्मचारी को दी जाती है जो सेवा की निश्चित अवधि को पूरा करने के बाद परंतु अधिवर्षता की आयु पूरी होने से पूर्व सेवानिवृत्त हुआ हो। सेकंड है असमर्था पेंशन उस सरकारी कर्मचारी को दी जाती है जो शारीरिक अथवा मानसिक दुर्बलता के कारण सेवानिवृत्त हुआ हो और जिसकी वजह से वह सेवा करने अस्थायी रूप से असमर्थ हो गया हो। क्षतिपूर्ति पेंशन उस कर्मचारी को दी जाती है जिसका स्थायी पद समाप्त हो गया हो और उसी परिस्थिति के वैकल्पिक रोजगार का प्रबंध संभव नहीं हो अथवा निचले पद का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं हो। अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन उस सरकारी कर्मचारी को दी जाती है जिसे दंड के रूप में सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया हो। क्षति पेंशन उस सरकारी कर्मचारी को दी जाती है जिसको सरकारी कार्य के दौरान शारीरिक और मानसिक क्षति पहुंची हो। इसकी
असमर्थता पेंशन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? असमर्थता पेंशन। परिवार पेंशन उस सरकारी कर्मचारी के परिवार को दी जाती है जिसकी सेवा काल में या सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो गई हो। उसकी जनगणना कर्मचारी द्वारा लिए गए अंतिम वेतन अथवा सरकार में अधिकतम वेतन 30% की दर समान दर पर की जाती है। अनुशासन डिसिप्लिन प्रशासन में लोक सेवकों की अनुशासन प्रक्रिया का पालन करने का प्रभाव संगठन पर पड़ता है। संगठन के कर्मचारियों में यदि अनुशासन हो तो संगठन का संचालन सुचारू रूप से चलता है तथा प्रशासनिक कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। यदि प्रशासन अपने कर्मचारी को अच्छे वेतन और सेवा शर्तों प्रदान करता है तो कर्मचारियों में से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुशासित रहे। अतः सरकारी कर्मचारियों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए आचार संहिता बनाई जाती है। आचार संहिता में अनुशासन संबंधी नियम प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। अभी चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी क्या होगा? आचार संहिता लागू होगा, जिसमें आपके पेपर होने में देरी हो सकता है क्योंकि अभी तक फॉर्म नहीं निकले हैं। अनुशासन की परिभाषाएं। अनुशासन के संबंध में विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं निम्न है। टोरपे के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही वे प्रशासनिक कदम है जो कार्य की संपन्नता से संबंधित कर्मचारी के दुर्व्यवहार को ठीक करने के लिए उठाए जाते हैं। हेमैन के अनुसार अनुशासन एक व्यवस्थित व्यवहार है। यह उद्यम की एक शर्तें हैं जिसमें व्यवस्थापन है तथा जिसमें उद्यम के सदस्य उन स्वीकृत मापदंडों के अनुसार व्यवहार करते हैं जो संगठन की आवश्यकताओं के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। अनुशासनात्मक नकारात्मक अथवा सकारात्मक दोनों तरह के अनुशासन नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह का हो सकता है। जो अनुशासन है वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। नकारात्मक पक्ष में अनुशासनात्मक कार्यवाही दंड है। सकारात्मक रूप में इसका अर्थ प्रशिक्षण है जिससे आत्मनियंत्रण चरित्र और नियमितता आती है और इस प्रकार से कार्य में कुशलता आती है। अनुशासन सुधारात्मक या पूर्वक्रमिक भी हो सकता है। अनुशासन प्रकृति क्या है? यह इस बात पर आधारित होता है कि यह जानबूझकर किए गए असामान्य व्यवहार के घटने के पहले या घटने के बाद इसे प्रभाव में लाया जाता है। अनुशासन प्रभावी होने के लिए क्रमबद्ध व धीरे धीरे निर्धारित चरणों के आगे के द्वारा बढ़ती है। ये चरण मौखिक रूप से डांटने, लिखित रूप से डांटने, दूसरी लिखित चेतावनी, अस्थायी निलंबन अथवा अंत प्रतिचित या पद से हटाना, इस क्रम से चलकर प्रकृति न्याय सिद्धांतों का पालन किया जाता है। इसे अन्य प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। अतः ये कहा जा सकता है कि अनुशासन संगठन की सफलता हेतु आवश्यक है। अनुशासनहीनता की स्थिति में संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति असंभव है। इसके बिना संपूर्ण व्यवस्था बिगड़ जाएगी तथा संगठन बिखर जाएगा। अनुशासन की प्रभावशीलता हेतु सकारात्मक व प्रगतिशील अनुशासन की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए क्योंकि अच्छे संगठनात्मक व्यवहार हेतु आवश्यक है कि व्यक्ति आत्म अनुशासन में अनुशासन को अपनाए। संगठन में अनुशासनहीनता के कारण निम्न है। उचित संचार में कमी, प्रभावी नेतृत्व का अभाव, उचित समन्वय का अभाव, श्रमिक नीतियों का भेदभावपूर्ण होना, शिकायत निवारण तंत्र की अप्रभावशीलता, प्रबंधन द्वारा बिना कोई कारण बताए कर्मचारियों का उत्पीड़न, उच्च अधिकारियों द्वारा अनुचित, वांछित व अपमानजनक व्यवहार, भेदभावपूर्ण भौतिक कार्य स्थिति और भेदभावपूर्ण घोषणा, बोनस के भुगतान या न भुगतान करने की अनुचित घोषणा, प्रबंधन की फूट डालो व राज करो की राजनीति। अनुशासनहीनता के अन्य कारण कर्मचारियों की अशिक्षा तथा बौद्धिक स्तर पर कम होना,
कर्मचारियों की नियमों के प्रति कठोरता, कर्मचारियों के कुछ मामलों में संगठन के नियमों का पालन न करने की प्रवृत्ति होना, कर्मचारियों की व्यक्तिगत समस्या इत्यादि। लोक सेवकों में अनुशासन व नैतिकता, लोक सेवकों में अनुशासन व नैतिकता की आवश्यकता तथा इस संबंध में विद्यमान प्रावधानों का उल्लेख निम्न प्रकार है। फर्स्ट, किस प्रकार है? सरकारी सेवाएं जन कल्याण के उद्देश्य से संचालित होती है, इसलिए यह सेवाएं जन कल्याण में तभी सफल हो सकती है जब लोक सेवकों द्वारा ईमानदारी व अनुशासन पूर्वक कार्य किया जाए। अतः लोक सेवकों में भ्रष्टाचार की रोकथाम और व्यक्तिगत व व्यावसायिक आचार संहिता के नियमों का लोक सेवकों को पालन करना होता है। यदि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 में दिए गए प्रावधानों का कोई सरकारी कर्मचारी उल्लंघन करे तो उसके खिलाफ जांच प्रारंभ की जाती है। सिविल सेवा तटस्थता, अनामिकता तथा प्रतिबद्धता, सिविल सर्विस, नेचुरलिटी, एनिमलिटी एंड कमिटमेंट। तटस्थता, लोक सेवा का परंपरागत गुण है तटस्थता रहा है। मास्टरमैन समिति के शब्दों में निष्पक्षता तथा तटस्थता ब्रिटिश लोक सेवा का गुण रही है एवं उसकी यह एक अद्भुत विशेषता रही है। तटस्थता का अर्थ है एक लोक सेवा अपने सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक विचारों या धारणाओं से पूर्णतः मुक्त रहता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राज कर्मचारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह किसी राजनीतिक दल के हित में कार्य न करे, वह निर्दलीय व निष्पक्ष रहे, तभी शासन में दक्षता आ सकती है। लोक सेवा के तटस्थता संबंधी ब्रिटिश अवधारणा के प्रमुख तथ्य हैं। फर्स्ट है, जनता को विश्वास होना चाहिए कि लोक सेवा सभी प्रकार के राजनीतिक पक्षपात से मुक्त है। सेकंड है, मंत्रियों को यह विश्वास होना चाहिए कि चाहे कोई भी दल सत्ता में हो, लोक सेवकों की निष्ठा उन्हें प्राप्त होती रहेगी। थर्ड है, लोक सेवकों को यह विश्वास हो गया है कि उनकी पदोन्नति राजनीतिक दृष्टिकोण या पक्षपात कार्यों पर निर्भर नहीं रहेंगे। भारत में लोक सेवकों की तटस्थता, भारत में किसी भी लोक सेवक को किसी राजनीतिक संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए। उनकी किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने तथा राजनीतिक दलों को चंदा देने या किसी भी प्रकार की सहायता देने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ तक कि सरकारी लोक सेवक को संसद, विधानमंडल तथा स्थानीय चुनावों में भाग लेने पर मनाही की गई है। वे केवल चुनाव में मत देते हैं, भाग नहीं ले सकते। वे साहित्य, कला तथा वैज्ञानिक मामलों पर ही अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। भारत में लोक उद्यमों के कर्मचारियों के साथ सही नियम अपनाए जाने चाहिए। कौन से? यही नियम अपनाने चाहिए। हालांकि विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों को संसद और विधानमंडल के चुनाव में भाग लेने पर मनाही नहीं करते हैं। फ्रांस में लोक सेवकों की तटस्थता, फ्रांस जैसे देशों में लोक सेवकों को काफ़ी छूट प्रदान की गई है। उन्हें अन्य देशों की तुलना में कहीं ज़्यादा राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। उन्हें चुनावों में प्रत्याशी बनने पर छूट प्राप्त है। अगर वे हार भी जाते हैं तो वह अपने पद को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लोक सेवकों की राजनीतिक तटस्थता पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण, भारत और अमेरिका जैसे देशों में लोक सेवकों को मताधिकार के अतिरिक्त कोई अन्य राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं। लोकतांत्रिक संरचना में प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार होता है। बढ़ती लोक सेवकों की संख्या को देखते हुए उन्हें भी राजनीतिक रूप से सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। बढ़ती लोक सेवकों की संख्या को देखते हुए उन्हें भी राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्हें भी राजनीतिक मुद्दों पर भाषण देने तथा अपनी बात रखने
का अवसर उपलब्ध होना चाहिए। क्या ये उचित है कि भारत जैसे देश में लोक सेवकों को, जो एक उच्च शिक्षित और प्रबुद्ध नागरिक है, राजनीतिक जीवन की मुख्य धारा से पृथक रखा जाए? इसके विपरीत राजनीति तटस्थता वालों का कहना है कि, क्या कहना है, यदि लोक सेवक का किसी दल के प्रति झुकाव है तो लोक सेवक पर से जनता का विश्वास उठ जाएगा। सेकंड है, लोक सेवक के ये नियम कर्मचारी को राजनीतिक प्रतिशोधों से रक्षा करते हैं। थर्ड है, यह लोक सेवक किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है तो अगर अधिकतर कर्मचारी विरोधी पार्टी से जुड़ जाएंगे तो उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारी को भाजन बनना पड़ेगा, यानी उनका विरोधी बनना पड़ेगा। अनामिकता, एनोमिटी, लोक सेवक का कार्य मंत्रियों के आदेशों का पालन करना तथा सरकारी नीतियों को क्रियान्वित करना होता है। वे अपना कार्य विशुद्ध कर्तव्य पालन की भावना से करते हैं अतः उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि किसी सरकारी काम में किसी भी प्रकार से अपना नाम कमाने तथा ख्याति प्राप्त करने का प्रयास न करें। लोक सेवक को अपनी ख्याति की परवाह नहीं रहनी चाहिए। उन्हें अपने व्यक्तिगत प्रचार तथा विज्ञापनबाजी से दूर रहना चाहिए। किसे? लोक सेवक को। वे सारे कार्य मंत्री एवं योजना के नाम से करते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्य से ख्याति मंत्रियों को मिलती है। लोक सेवकों को इससे दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। फाइनर के अनुसार यदि सरकारी कर्मचारी सार्वजनिक रूप से जनता के समक्ष आएंगे तो कुछ राजनीतिक उन पर कृपा करेंगे और कुछ घृणा। इससे उन्हें तटस्थ तथा निष्पक्ष रहने की ख्याति प्राप्त हो जाएगी। उनके परामर्श की अवहेलना तथा कुछ समय के बाद बर्खास्ती कर दी जाएगी। लोक सेवकों की अनामिकता, विभाग के अंतर्गत होने वाले सभी कार्यों का संवैधानिक उत्तरदायित्व मंत्री का होता है, क्योंकि सत्ता उसी के पास होती है। वह नीति का निर्माण करता है और उसके क्रियान्वयन की देखरेख करता है। यदि कार्य असफल हो जाता है तो विभाग की विचारधारा होती है, लेकिन इसमें लोक सेवकों का दोष नहीं ठहराया जा सकता। लोक सेवक बिल्कुल गुमनाम रहकर पर्दे के पीछे से कार्य करते हैं। यही कारण है कि यह सेवा कहा जाता है कि नौकरशाही मंत्रियों उत्तरदायित्व के पर्दे के पीछे पनपती है। संसदीय शासन प्रणाली में सभी कार्यों के प्रति मंत्रिमंडलीय उत्तरदायी होता है। इसके दो अर्थ हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है, एक तो यह कि प्रत्येक मंत्री संसद के प्रति उस विभाग के कार्य के लिए उत्तरदायी होता है जो उस विभाग के अंतर्गत रखा गया है। सेकंड है, दूसरा यह है कि कार्य लोक सेवक करते हैं वह भी उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, चूँकि विभाग में वे भी काम करते अतः वह भी उस कार्य के प्रति उसी प्रकार उत्तरदायी होते हैं जिस प्रकार विभाग के मंत्री होते हैं। परंतु लोक सेवक कुछ नियमों के कारण वे गुमनाम या अनाम रहते हैं। तटस्थता और अनामिकता में संबंध। तटस्थता और अनामिकता में निम्नलिखित संबंध है। फर्स्ट है, मास्टरमैन समिति के अनुसार तटस्थता ब्रिटिश लोक सेवा की एक अद्वितीय विशेषता है। सेकंड है, तटस्थता का अर्थ है कि लोक सेवक अपने जीवन में राजनीतिक विचारधाराओं से निगृहित न हो, वे मुक्त विचारधारा का समर्थन करते हैं। थर्ड है, आधुनिक युग में लोक सेवा से संबंधित इस परंपरागत दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। वे नीति निर्माण की प्रक्रिया में राजनीतिक कार्यपालिका के सहयोगी बन गए हैं। फोर्थ है, सरकारी कर्मचारी अपनी कार्य विशुद्ध कर्तव्य पालन की भावना से करते हैं। वे अपने मंत्रियों और उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन करते हैं तथा राजनीतिक नीति को जारी करते हैं। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने काम में किसी प्रकार का नाम कमाने और ख्याति पाने की इच्छा न करें। सरकारी कर्मचारियों को अपने नाम के प्रचार और विज्ञापनबाजी से बचना चाहिए। तटस्थता और अनामिकता दोनों लोक प्रशासन की एक विशेषता है।
प्रतिबद्धता कमिटमेंट। प्रतिबद्ध नौकरशाही का दृष्टिकोण नौकरशाही के परंपरागत दृष्टिकोण तटस्थता से जुड़ा हुआ है। भारत में लोक सेवा का परंपरागत दृष्टिकोण तटस्थता रहा है। तटस्थता तथा निष्पक्षता लोक सेवा की प्रमुख विशेषता रही है। इसके अंतर्गत 3 बातें शामिल है। कौन सी? प्रथम, जनता को यह विश्वास होना चाहिए कि लोक सेवा सभी प्रकार के राजनीतिक पक्षपात एवं दबाव से मुक्त है। द्वितीय है, मंत्रियों को यह विश्वास होना चाहिए कि सत्ता में चाहे जो दल आए लोक सेवा की निष्ठा उन्हें प्राप्त होती रहेगी। तृतीय, लोक सेवकों की पदोन्नति या अन्य पुरस्कार राजनीतिक पक्षपात के बजाय योग्यता व कुशलता पर निर्भर हो। जैसे कि नौकरशाही की प्रतिबद्धता में 2 अर्थ लिए जा सकते हैं। फर्स्ट है नीतियों और संविधान के आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता। सेकंड है राजनीतिक दल के प्रति प्रतिबद्धता। भारत में नौकरशाही की प्रतिबद्धता का औचित्य। स्वतंत्रता प्राप्ति की इतने सालों बाद भी हमारे देश की जनता गरीबी एवं अभाव में जीवन जीने को मजबूर है। बेरोजगारी की समस्या से युवा वर्ग परेशान है। गरीबी, भूखमरी, अकाल से जनता ग्रस्त है। भारत में प्रकृति संसाधनों के बावजूद उसका सही तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा है। यह एक विडंबना ही है कि यहाँ दक्ष कुशल उद्यमी होने के बावजूद भारत दुनिया के अमीर देशों में शामिल नहीं है। इन सब के लिए हमारे देश का प्रशासन भी बहुत हद तक उत्तरदायी है। प्रोफेसर डोनहैम के शब्दों में, यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा। राज्य की उन्नति तथा क्रियाओं की सफलता या असफलता लोक प्रशासन पर ही निर्भर करती है। प्रतिबद्ध नौकरशाही के लाभ। प्रतिबद्ध नौकरशाही के अनेक लाभ हैं। फर्स्ट है, इस तरह की व्यवस्था में प्रशासक सत्तारूढ़ दल की नीतियों के निर्माण में और क्रियान्वित करने अधिक उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करेंगे। सेकंड है, नीतियों को लागू नहीं करने वाले प्रशासकों को हटाने के लिए राजनीतिक नेतृत्व स्वतंत्र होगी। थर्ड है, इसमें प्रशासनिक क्षमताओं से परिपूर्ण अधिकारी उच्च पदों पर पदारूढ़ होंगे। फोर्थ है, भारत जैसे विकासशील देशों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में विकास करना आवश्यक है। प्रतिबद्धता के अभाव के कारण। प्रतिबद्धता में प्रशासन में प्रतिबद्धता क्यों नहीं होती है? इसके अनेक कारण हैं। फर्स्ट है, नौकरशाही में उच्च पदों पर ऐसे लोग आते हैं जो अभिजात एवं उच्च वर्ग से संबंधित होते हैं। वे शोषित एवं उत्पीड़ित जनता की आकांक्षा को पूरा नहीं कर सकते। सेकंड है, प्रशिक्षण का तरीका ऐसा है कि वे सामान्य जनता के बजाय उच्च वर्ग से जुड़े रहते हैं। थर्ड है, उच्च प्रशासनिक पदों पर चुने गए उम्मीदवारों में शहरी लोगों का बाहुल्य है जो ग्रामीण जनता की समस्याओं से अनभिज्ञ है। फोर्थ है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि युवा अधिकारियों को जनसेवी बनाने के बजाय अमीर बनाने की आकांक्षा ज़्यादा पैदा करती है। भारतीय संदर्भ में प्रतिबद्धता। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारी कर्मचारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे राजनीतिक दल के प्रति प्रतिबद्धता न रखते हुए तटस्थ बने रहे। सरकार बदलती है, सरकारें बदलती रहती है, अतएव नौकरशाही सामाजिक व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण साधक बने। इस संबंध में निम्न बातों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। कौन कौन सी बातों पे? संविधान के उन आदर्शों के प्रति जो सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल देते हैं, नौकरशाही की पूर्ण प्रतिबद्धता आवश्यक है। सेकंड है, ऐसी रोजगार नीति अपनानी चाहिए कि लोक सेवकों में अधिक से अधिक ग्रामोन्मुख प्रत्याशी शामिल हो ताकि ग्राम में जाकर काम कर सके। थर्ड है, उच्च प्रशासनिक सेवा में भर्ती की परीक्षा का ढंग तथा परीक्षा का माध्यम ऐसा होना चाहिए जिससे गांव व समाज के सभी वर्गों के योग्य विद्यार्थी उच्च पदों पर नियुक्त हो सके। फोर्थ है, प्रशिक्षण के तरीकों तथा स्थान में बदलाव हो। मसूरी, दिल्ली या माउंट आबू में प्रशिक्षण देने के बजाय ऐसी जगह प्रशिक्षण देना जहां वे देश की सामान्य जनता की समस्याओं से परिचित हों। व्यावसायिक संघ तथा संघवाद।
प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड यूनियनिज्म। भारत का संविधान सभी नागरिकों को संघ बनाने का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन भारत में फिर भी सरकारी कर्मचारियों को संघ बनाने के अधिकार से वंचित रखा गया है। अगर सरकारी कर्मचारी ऐसे संघ के सदस्य बन जाते हैं जिन्हें सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी गई है, तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। भारत में संघ को मान्यता देना न देना सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। द्वितीय वेतन आयोग ने कहा है कि किसी अमान्य संघ की सदस्यता मात्र ही अनुशासनात्मक अपराध नहीं माना जाना चाहिए। कर्मचारी के संघ सफलतापूर्वक काम कर सके, इसके लिए ये आवश्यक है कि संघ की मान्यता के लिए कुछ शर्तें हों। संघ के वर्तमान स्थिति। इतने कठोर नियमों के बावजूद भी केंद्रीय सेवाओं में कर्मचारियों के सैकड़ों संघ गठित हैं, जिनमें लगभग 1/3 सरकार से मान्यता प्राप्त है। भारत में कर्मचारियों के कुछ प्रमुख संघ इस प्रकार है: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन रेलवे वर्कर्स फेडरेशन, इंडियन पोर्टल सर्विस एसोसिएशन, इंडियन पुलिस सर्विस एसोसिएशन, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एसोसिएशन, इंडियन फॉरेन सर्विस एसोसिएशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन आदि। संघवाद या संघ बनाने के अधिकार। पश्चिमी देशों के ट्रेड यूनियन आंदोलन से प्रभावित होकर प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत भारत में भी ट्रेड यूनियनवाद की शुरुआत हुई। सबसे पहले वर्ष 1992 में रेलवे कर्मचारी संघ स्थापित किया गया। उसके तुरंत बाद डाक तार विभाग के कर्मचारियों ने अपना अखिल भारतीय संघ स्थापित किया। इस संघ को क्रमशः रेलवे बोर्ड के प्रबंधक तथा डाक तार विभाग के मुख्य संचालक द्वारा मान्यता प्रदान की गई। वर्ष 1926 में भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम पास किया गया। इसके द्वारा ट्रेड यूनियनों को कानूनी स्तर प्रदान किया गया। इसके बाद तो सरकार के अनेक विभागों में कर्मचारियों के संघों की स्थापना की गई। भारत के नए संविधान द्वारा नागरिकों को संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई, परंतु यह एक असीमित अधिकार नहीं है। संघ की मान्यता देने की शर्तें। केंद्र सचिवालय। केंद्र सिविल सेवा नियमावली वर्ष 1959 में 5 नवंबर 1993 को संशोधन किए गए, जिसके अनुसार संघ की मान्यता के लिए निम्नलिखित प्रावधान दिए गए हैं। फर्स्ट है, सेवा एसोसिएशन का सदस्य अथवा पदाधिकारी केवल सेवारत कर्मचारी होंगे। सेकंड है, मान्यता के प्रयोजन के लिए किसी एक वर्ग के कर्मचारी की सदस्यता इस वर्ग के कुल संख्या का कम से कम 35% होना अपेक्षित है। थर्ड है, जहां केवल एक एसोसिएशन है और उसकी 35% से अधिक सदस्यता है, तो दूसरी एसोसिएशन जिसकी सदस्यता दूसरे स्थान पर तथा 35% से कम हो तब भी उसे मान्यता दी जा सकती है, परंतु उसकी संख्या कम से कम 15% होनी चाहिए। फोर्थ है, संघ की सदस्यता के सत्यापन की प्रक्रिया की जांच होगी। फिफ्थ है, ये नियम रेल मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय के उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जिस पर अन्य नियम लागू होते हैं। सिक्स्थ है, मान्यता प्राप्त संघों को दी गई मान्यता 1 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी और इसके बाद उन्हें संशोधित नियम अपनाने होंगे। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि भारत में लोक सेवकों के संघ बनाने के अधिकार पर कठोर शर्त लगा दी गई है। किसी गैर मान्यता प्राप्त संघ की सदस्यता एक अनुशासनात्मक अपराध माना जाता है। तो ये है आपका चैप्टर 3 फिनिश। अब हम कल करेंगे चैप्टर 4 यूनिट 2। तो वीडियो पे बने रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।